ओके। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम देखा था। अब इस सेशन में हमको एक स्टेप और आगे जाना है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ देखना है। और वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ जो है, ये लॉ इट इज़ रिलेटेड टू स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी। सो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, देखो आइडिया बहुत सिंपल है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको याद होगा, हम लोगों ने स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी देख पढ़ते वक्त हम लोगों ने ये देखा, व्हेन वी वर गोइंग थ्रू इट, हम लोगों ने इंटेंसिटी अगेंस्ट वेवलेंथ ग्राफ ड्रॉ किया था। और अलग अलग टेम्परेचर पे, मतलब हम लोगों ने टेम्परेचर फिक्स कर दिया था बॉडी का, ब्लैक बॉडी का। और हमने देखा कि उस केस में फॉर एग्जांपल एक ऐसा हमको कर्व मिलता है फॉर 1000 केल्विन। फिर एक कर्व ऐसा हमको मिलता है फॉर एग्जांपल एट 1250 केल्विन। फिर एक तीसरा हमको कर्व मिलता है फॉर एग्जांपल एट 1450 केल्विन, समथिंग लाइक दैट। और यहाँ पे हमने ये चीज़ नोटिस की थी कि ये जो पीक है, इंटेंसिटी का पीक वेवलेंथ की जो वैल्यू के लिए मिल रहा है उसको हम लैम्डा मैक्स बोलते हैं। ये पीक विथ टेम्परेचर, जैसे जैसे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा ये पीक जो है ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। मतलब एट हायर टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी you get peak of intensity at lower wavelengths, right? So at higher temperatures of black body you get peak of intensity, क्योंकि intensity की peak की बात चल रही है at lower wavelengths. Okay, so that is what you should know. So basically यही Wien's displacement law है. This itself is Wien's displacement law. तो Wien's displacement law आपको सिर्फ इतना बताता है कि प्रोडक्ट ऑफ लैम्डा मैक्स, क्योंकि ये जो वैल्यू थी ये लैम्डा मैक्स होता है हमारे पहले केस में, मतलब 1000 केल्विन के केस में। दूसरे के केस में ये जो रेड डॉट्स है दीज आर वैल्यूज ऑफ लैम्डा मैक्स। तो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ आपको ये बताता है कि द प्रोडक्ट ऑफ लैम्डा मैक्स इनटू एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज अ कांस्टेंट, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, राइट? तो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ स्टेट्स दैट द वेवलेंथ फॉर विच एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज मैक्सिमम। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, Wien's displacement law states that the wavelength for which emissive power of black body is maximum is inversely proportional to the absolute temperature of the black body. बहुत सिंपल है. So what we know, I'll just put it here also, point by point. तो हमको पता है as seen earlier, हमने अभी अभी लास्ट टॉपिक में देखा था, wavelength, the wavelength lambda max, the wavelength lambda max at which intensity of radiation is maximum, decreases, मतलब वेवलेंथ की वैल्यू डिक्रीज हो रही है ना, डिक्रीजेस विथ टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा इंटेंसिटी का मैक्सिमम वैल्यू कम वेवलेंथ पे आएगा। डिक्रीजेस विथ टेम्परेचर टी, डिक्रीजेस विथ, या फिर डिक्रीजेस इफ द टेम्परेचर एज टेम्परेचर टी इज इंक्रीज्ड, राइट? इसका मतलब लैम्डा मैक्स, लैम्डा मैक्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/t। इसका मतलब लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट बाय टी। इसका मतलब लैम्डा मैक्स इनटू टी इज अ कांस्टेंट, सिंपल लैंग्वेज। और एक कांस्टेंट है तो उस कांस्टेंट की वैल्यू भी फिक्स है, वेयर बी हैज़ वैल्यू 2.9 अराउंड, 2.89, 2.9 ले सकते हो, इंटू 10⁻³ एम के। ये मिली नहीं है, ये मीटर है, क्योंकि वेवलेंथ मीटर में होगा और टेम्परेचर केल्विन में होगा, तो मीटर केल्विन ये उसका यूनिट है बी का, राइट? तो आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हो। तो लेट अस स्टेट वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो अकॉर्डिंग टू वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ it states that the wavelength for which
the wavelength for which emissive power is maximum of black body, of course, of black body is maximum is inversely proportional to is inversely proportional to the absolute temperature of the body, to the absolute temperature of black body. ओके बहुत सिंपल लॉ है, एक्सट्रीमली सिंपल लॉ. इसको डिस्प्लेसमेंट लॉ क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो पीक है वो लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट लॉ. सो सिंस द पीक of intensity shifts or displaces with increase in temperature, hence it is called as displacement law. Hence it is called as displacement law. Displacement law एक्सट्रीमली सिंपल. मैं वापस रिवाइज करवाता हूँ. देखो आइडिया क्या है कि हमने जब ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि एट अ फिक्स टेम्परेचर, मतलब हम लोग पहले बॉडी का टेम्परेचर फिक्स कर देते हैं, मतलब 1000 केल्विन मान लो. तो जैसे वेवलेंथ इंक्रीज होगा वैसे वैसे इंटेंसिटी बढ़ेगा, एक मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, फिर इंटेंसिटी डाउन होगा विद फर्दर इंक्रीज इन वेवलेंथ. ओके राइट. तो ये था आइडिया. अब हमने देखा कि टेम्परेचर बढ़ा दिया तो जो पीक है वो स्मॉल वेवलेंथ पे मिल रहा है. अगर पहले 5000 एंगस्ट्रॉम पे मिलता होगा तो अभी 4500 पे. और टेम्परेचर बढ़ा हो गया बॉडी का तो और कम वेवलेंथ पे, फॉर एग्जांपल 4000 एंगस्ट्रॉम पे आपको पीक मिलेगा. मतलब जो पीक है वो शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट. So that is Wien's displacement law, and it states that basically mathematically lambda max t is equal to constant. Just a minute. So lambda max t is equal to constant. ये आपका Wien's displacement law है. It's very simple thing. Okay. अब ये होने के बाद नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले we need something called as coefficient of emission. अगर आपको याद होगा हम लोगों ने कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन सब डिफाइन किया है, लेकिन हम लोगों ने कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन डिफाइन नहीं किया. तो जो नेक्स्ट टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन, उसके लिए आपको कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन का डेफिनेशन पता होना चाहिए, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग इन नेक्स्ट टॉपिक. तो कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन बहुत सिंपल है, एक्सट्रीमली सिंपल है. इट इज जस्ट अ रेशो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ एन ऑर्डिनरी बॉडी to that of emissive power of a black body. That's it. So it's as simple as that. Coefficient of emission of a body, of an ordinary body बोल सकते हो, is the ratio of emissive power of that body at a given temperature to that of emissive power of perfectly black body. So coefficient of emission denoted by small e of a body at a given temperature. जब मैं बॉडी बोलता हूँ तो ऑर्डिनरी बॉडी की बात चल रही है, ब्लैक बॉडी नहीं है. ऑफ अ बॉडी एट अ गिवन टेम्परेचर, of a given temperature is the ratio of emissive power of the body to that of emissive power of the black body at the same temperature. मतलब ब्लैक बॉडी और नॉर्मल बॉडी जो है, आपके ऑर्डिनरी बॉडी जो है, वो दोनों सेम टेम्परेचर पे होने चाहिए. दैट इज द बेसिक आइडिया हियर.
So by definition, small e is capital E upon EV, where EV is emissive power of black body. राइट, बाय डेफिनेशन ही समझ में आ जाता है. अगर मेरे पास जो ऑर्डिनरी बॉडी है वो ब्लैक बॉडी है, राइट. सो फॉर अ ब्लैक बॉडी मेरे पास ऑर्डिनरी बॉडी है, वो ब्लैक बॉडी ही है, तो ई बी बाई ई बी 1 आएगा. मतलब ब्लैक बॉडी के लिए ई की वैल्यू 1 आएगी. इन शॉर्ट टोटल इमिशन मैंने आपको पहले बताया था. ब्लैक बॉडी इज अ बॉडी विच एब्जॉर्ब्स ऑल द वेवलेंथ एंड विच इमिट्स ऑल द वेवलेंथ, तो दैट इज ई इक्वल टू 1. फॉर एन ऑर्डिनरी बॉडी, अगर बॉडी जो है वो ऑर्डिनरी बॉडी है विच इज़ नॉट अ ब्लैक बॉडी बेसिकली, तो ई की वैल्यू 1 से कम और 0 से ज़्यादा आएगी. सो प्रीटी सिंपल थिंग. कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन समझना हम लोगों को ज़रूरी है. सिंपल रेशो है किसका, इमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी ई टू दैट ऑफ इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी. क्योंकि हमको किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन जो मैं अभी विद इन फ्यू सेकेंड्स में बताने वाला हूँ, उसके लिए हमको बहुत ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड दिस. ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक, जैसे मैं आपको बता रहा था, नेक्स्ट टॉपिक हमको देखना है किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन. बहुत सिंपल सा लॉ है. सो लेट मी जस्ट पुट इट डाउन हियर. पहले मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको और बाद में फिर हम लोग रिवाइज करते करते नोट्स भी बना लेंगे. तो किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन. किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन, तो इन शॉर्ट किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन आपको ये बताता है कि कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी का कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन मतलब ए, और उस बॉडी का कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन मतलब ई, ये इक्वल होता है एट एनी गिवन टेम्परेचर. तो किरचॉफ्स लॉ of radiation states that the coefficient of absorption of a body is equal to its coefficient of emission at a given temperature, at any given temperature. Okay, तो अभी हम लोग प्रूव करेंगे, या तो इसका हम अल्टरनेट मैथमेटिकल डेफिनेशन बना लेंगे. सो हम लोग इसका एक अल्टरनेट डेफिनेशन बनाएंगे, फिर हम उसको प्रूव करेंगे. एक ही बात है, या ये प्रूव करो या वो प्रूव करो, राइट. बट हमको क्या पता था, हमको पता है ई अभी अभी लिखा है ऊपर. ई कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन इज अ रेशियो ऑफ emissive power of a body to that of emissive power of a black body. तो इन दोनों को अगर आप कंबाइन करते हो तो आपको मिल जाएगा A इज इक्वल टू E अपॉन EV. देयरफॉर आपको मिल जाएगा E अपॉन A इज इक्वल टू EV. ऑल राइट, तो ये उसका अल्टरनेट डेफिनेशन बन गया. तो अल्टरनेट डेफिनेशन कैसे बोल सकते हो आप, Kirchhoff's law of radiation states that the ratio of emissive power of a body to that of coefficient of absorption of the same body is equal to what? Emissive power of black body at that temperature. सिंपल, बहुत सिंपल था. अब इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए हम लोग एक हम लोग कांस्टेंट टेम्परेचर एनक्लोजर ले लेंगे. कांस्टेंट टेम्परेचर एनक्लोजर का मतलब ये होता है कि हमने इस बॉक्स को, इस एनक्लोजर को आइसोलेट करके रखा है सराउंडिंग से. मतलब नो हीट कैन एंटर और लीव द सिस्टम, दैट इज कांस्टेंट टेम्परेचर एनक्लोजर. इसके अंदर हमने दो बॉडीज को हैंग करके रखा है और दोनों बॉडीज का सरफेस एरिया सेम है. ओके, उसमें से एक ब्लैक बॉडी है तो मैं उसको ब्लैक ही बता रहा हूँ यहाँ पे. तो एक बॉडी ब्लैक बॉडी है, लेट अस से बी, और एक बॉडी ऑर्डिनरी बॉडी है ओ, राइट. तो सिंपल सा केस है कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर एनक्लोजर है, मतलब हीट कैन नॉट एंटर और लीव द सिस्टम, एंड इनसाइड दैट हमने दो बॉडी हैंग करके रखी है, दोनों का सरफेस एरिया ए सेम है. एक बॉडी है ऑर्डिनरी, दूसरा बॉडी है ब्लैक बॉडी. अब क्या होगा कि आफ्टर सम टाइम ये दोनों के दोनों बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन करेंगे. मतलब क्या है कि दोनों के दोनों बॉडीज पे हीट इंसिडेंट भी हो रहा है और हीट इमिट भी कर रहे हैं. रेडिएशन मतलब बेसिकली रेडिएंट एनर्जी, राइट. हम मान लेते हैं
कि दोनों बॉडीज पे क्यू क्यू कैपिटल क्यू इज द अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट पर सेकेंड, क्योंकि जो बी बॉडी इमिट करेगा वो ओ बॉडी रिसीव करेगा और जो ओ बॉडी इमिट करेगा वो बी बॉडी रिसीव करेगा। तो मान लेते हैं क्यू कैपिटल क्यू इज द रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ऑन बोथ द बॉडीज, राइट। तो दोनों बॉडी पे पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया जो है रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट हो रहा है वो क्यू है, राइट। सिंपल, वेरी सिंपल। ओके, अब ब्लैक बॉडी जो है, हम लोग पहले ब्लैक बॉडी की बात करेंगे फॉर बॉडी बी, ब्लैक बॉडी बी बेसिकली। ओके, हमको देखना है कि ये ब्लैक बॉडी जो है, क्योंकि परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, ये कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो Q इंटू ए, ये एब्जॉर्ब करेगा। ए सरफेस एरिया, दोनों बॉडी का सरफेस एरिया ए है, और Q दिस इज एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। क्योंकि पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया है तो मल्टीप्लाई बाय एरिया करूंगा तो टोटल एनर्जी इंसिडेंट ऑन द ब्लैक बॉडी मिल जाएगा ना। अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया क्यू है, उसको टोटल एरिया से मल्टीप्लाई करूंगा ब्लैक बॉडी के, तो टोटल एनर्जी इंसिडेंट ऑन द ब्लैक बॉडी मिलेगा इन शॉर्ट। तो दिस इज टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब बाय ब्लैक बॉडी, एनर्जी एब्जॉर्ब पर यूनिट टाइम, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय ब्लैक बॉडी पर यूनिट टाइम। ओके, मैंने ऐसा क्यों लिया है, क्योंकि ब्लैक बॉडी जो है जितना भी एनर्जी उस पर इंसिडेंट होता है वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है, दैट्स वाई ए इंटू क्यू। अब ऐसा है कि ब्लैक बॉडी इमिट भी कर रहा है। ओके, इमिट कितना कर रहा है फिर, इमिट कर रहा है ए इंटू ई बी, वेर ई बी इज इमिसिव पावर, और याद होगा इमिसिव पावर क्या था, रेडिएंट एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड। सो टोटल रेडिएंट एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम। ओके, अब बेसिकली क्या है, अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में रहना है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, तो जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना इमिट करना चाहिए। एब्जॉर्ब कितना किया, ए इंटू क्यू, इमिट कितना किया, ए इंटू ई बी। तो क्यू इज इक्वल टू ई बी मिल गया आपको, सम इक्वेशन नंबर 1 लेट्स से। ओके, ये हो गया ब्लैक बॉडी की बात, हमने अभी ऑर्डिनरी बॉडी की बात नहीं की। तो लेट्स से फॉर बॉडी ओ, सो फॉर ऑर्डिनरी बॉडी ओ, सेम लाइन्स पे ऑर्डिनरी बॉडी ओ कितना एब्जॉर्ब करेगा, Q is the amount of radiant energy incident on that body per unit time per unit area into A, total area of the body। लेकिन ऑर्डिनरी बॉडी ब्लैक बॉडी नहीं है। ब्लैक बॉडी में फर्क और ऑर्डिनरी बॉडी में फ़र्क क्या होता है, ऑर्डिनरी बॉडी क्या करता है, ब्लैक बॉडी क्या करता है, जितना भी एनर्जी इंसिडेंट हो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है, बट ऑर्डिनरी बॉडी ऐसा नहीं करता। तो मल्टीप्लाई बाई कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, याद करो वो क्यू ए अपॉन क्यू। So you have to multiply by small a basically, because this will give you how much is the amount of energy absorbed per unit time. Okay, similarly, तो ये हो गया energy absorbed per unit time, energy absorbed per unit time। Similarly, energy emit कितना होगा, ऑन द सेम लाइंस एनर्जी इमिट कितना होगा ऑर्डिनरी बॉडी से, वो हमको देखना है, दैट इज ए इंटू ई। क्योंकि ई मतलब इमिसिव पावर है, इमिसिव पावर का मतलब ही ये था एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, यूनिट एरिया मतलब अगर एरिया 1 मीटर स्क्वायर होगा, अगर हमारे पास बड़ा बॉल है तो फिर हमको टोटल एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दिस इज टोटल एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम, एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम, इमिटेड पर यूनिट टाइम बेसिकली। तो वापस से क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम है तो जितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया उतना ही एनर्जी इमिट करेगा, राइट। मतलब ये हो गया आपका कैंसल कैंसल, ए आपका हो गया कैंसल आउट, आपको मिल गया E बाई ए इज इक्वल टू क्यू, इक्वेशन नंबर 2। बट
फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ई बाई ए जो क्यू था, लेकिन क्यू क्या था, ई बी था, और यही एग्जैक्टली आपका मैथमेटिकल डेफिनेशन था किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन का। या फिर और एक स्टेप आगे जाओगे तो ई बाई ई बी इज इक्वल टू ए, लेकिन ई बाई ई बी है ई, तो ई इक्वल टू ए। दिस वॉज योर मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन। ये रेडिएशन लॉ है, ये किरचॉफ का इलेक्ट्रिकल सर्किट्स का लॉ नहीं है, दिस इज फॉर रेडिएशन। ओके, तो अभी हम लोग वापस से एक बार देख लेंगे, प्लस हम लोग नोट्स बना लेंगे इसके। तो लेट मी गो टू न्यू पेज, and we were supposed to revise again what was Kirchhoff's law of radiation. Kirchhoff's law of radiation. तो पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन, मैंने ऐसे बताया कि एट एनी गिवन टेम्परेचर coefficient of absorption of a body is equal to its coefficient of emission. So it states that the coefficient of absorption of a body is equal to its coefficient of emission at any given temperature. Okay, so A is equal to E by definition. But what we know is, तो मैं बोल देता हूँ first of all, let's say equation number 1. But हमको पता है E by definition is E upon EB. Therefore, what we can say is A is equal to E upon EB. Therefore, what we can say is E upon A is equal to EB. तो ये बन गया alternate definition of Kirchhoff's law of radiation. ओके, तो अब हम इसको अल्टरनेट स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं इसका। सो लेट अस से अल्टरनेट स्टेटमेंट। सो अकॉर्डिंग टू अल्टरनेट स्टेटमेंट, what you can say, at any given temperature, the ratio of emissive power of a body to its coefficient of absorption is a constant, and that constant is equal to emissive power of black body. ओके, अब हम लोग इसको प्रूव कर लेंगे थियोरेटिकली। सो थियोरेटिकल प्रूफ। सो इफ यू रिमेंबर, मैंने अभी भी आपको बताया था कि हम लोग स्टार्ट करेंगे बाय टेकिंग कांस्टेंट टेम्परेचर एनक्लोजर, राइट? सो लेट मी जस्ट ड्रॉ इट हियर एंड देन वी विल राइट इट डाउन। सो हमारे पास एक बॉक्स है और वो बॉक्स थर्मली आइसोलेटेड है, तो heat can neither enter nor leave this system. ओके, और इसमें हमने दो बॉडीज हैंग करके रखी है, दोनों का सरफेस एरिया सेम है, इक्वल है, मतलब एक ब्लैक बॉडी होगा
एक ऑर्डिनरी बॉडी होगा, समथिंग लाइक दिस। ओके, तो पहले इतना लिख लेते हैं। सो कंसिडर सॉरी कांस्टेंट टेम्परेचर एनक्लोजर या फिर यूनिफॉर्म टेम्परेचर एनक्लोजर, एक ही बात है। कंसिडर अ कांस्टेंट टेम्परेचर एनक्लोजर। मैंने आपको बताया है कि ये क्या होता है। उसमें हम बोल सकते हैं लेट, दो बॉडीज हमने हैंग करके रखी है। लेट एन ऑर्डिनरी बॉडी, an ordinary body O and a perfectly black body and a perfectly black body capital B are placed in this enclosure। तो हमने इस एनक्लोजर में ये दो बॉडीज़ को प्लेस कर दिया। अब हम लोग डिफाइन कर लेंगे क्वांटिटीज़, मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी हमको लगने वाला है। जैसे कि लेट कैपिटल ई क्या था, इमिसिव पावर था नॉर्मल बॉडी का, ऑर्डिनरी बॉडी का। लेट कैपिटल ई बी द इमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी, ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी। ई बी था emissive power of black body, emissive power of black body। उसके बाद स्मॉल ए था कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी, क्योंकि ब्लैक बॉडी के केस में तो ए की वैल्यू होती है 1 ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी। ई क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी, कोएफिशिएंट ऑफ emission of ordinary body, of ordinary body। और ब्लैक बॉडी के लिए इसकी वैल्यू होती है 1 अगेन, राइट। देन और क्या रह गया, कैपिटल क्यू और कैपिटल ए। कैपिटल क्यू है क्या था, अमाउंट ऑफ एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम पर यूनिट सरफेस एरिया, अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट per unit time per unit surface area on both bodies। उसके बाद कैपिटल ए क्या है, दैट इज सरफेस एरिया ऑफ बोथ बॉडीज, सरफेस एरिया ऑफ बोथ बॉडीज, राइट। अब जैसे मैंने बताया आपको कि कंटिन्यूसली हीट एक्सचेंज होगा और ये एक थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएंगे। तो हमको मेंशन करना पड़ेगा, सपोज बॉडी ओ एंड बी will attain, basically they will attain same temperature by thermal exchange। So ordinary body O and black body B will attain same temperature because they will come in thermal equilibrium, same temperature due to heat exchange, जिसको आप thermal exchange बोलते हो, by thermal exchange। ओके, राइट। अब हम लोग ये देखते हैं कि रेडिएंट एनर्जी ब्लैक बॉडी कितना एब्जॉर्ब कर रहा है और वो इमिट कितना कर रहा है। ओके, सो टोटल रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड
by black body B, absorbed by black body B is, मैंने बताया हमको ये देखना होता है कि पर यूनिट टाइम पर यूनिट सरफेस एरिया कितना एनर्जी इंसिडेंट हो रहा है, Q मल्टीप्लाई बाय कैपिटल A, क्योंकि टोटल एरिया पे पूरे के पूरे ब्लैक बॉडी पे ये एनर्जी इंसिडेंट होगा तो एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टोटल के लिए, इनटू एरिया इनटू कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, लेकिन ब्लैक बॉडी के लिए ए की वैल्यू 1 होती है, राइट। अगेन टोटल रेडिएंट एनर्जी इमीडिएट कितना है वो देखना पड़ेगा, टोटल रेडिएंट एनर्जी इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी इज ए मल्टीप्लाइड बाय ई बी, सिंपल है क्योंकि ई बी इमिसिव पावर है, मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इमिटेड इनटू ए इज टोटल एरिया, अगेन विद द सेम लॉजिक। बट हमको पता है कि टोटल रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड will be equal to total radiant energy emitted, total radiant energy emitted, क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम में आने के बाद और वैसे भी ब्लैक बॉडी जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना इमिट करेगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में यही होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो जितना एब्जॉर्ब कर रहा है उतना इमिट कर रहा है बेसिकली। तो आपको मिल जाएगा A इंटू क्यू इज इक्वल टू A इंटू ई बी, तो आपको मिल जाएगा Q इक्वल टू ई बी या फिर ई बी इक्वल टू क्यू, इक्वेशन नंबर आई डोंट रिमेंबर, लास्ट हमने कुछ इक्वेशन नंबर यूज़ किए थे क्या, 1 और 2 किया था तो इसको 3 बोल देते हैं। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3 बेसिकली, राइट। ये हो गया ब्लैक बॉडी का। सिमिलरली टोटल रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, टोटल रेडिएंट एनर्जी absorbed by ordinary body is, जितना उस पर पर यूनिट टाइम पर यूनिट सरफेस एरिया इंसिडेंट हो रहा है मल्टीप्लाइड बाय एरिया और उसका जो एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी होगा स्मॉल a, राइट, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ इसको सिर्फ टू हैव और प्रॉपर देखने के लिए, एनीवेज, and total radiant energy emitted, total radiant energy emitted by ordinary body O, by ordinary body O is emissive power, जितना उसका emissive power है multiplied by जितना उसका surface area है, right। Again what you can say is also in this case energy absorbed is equal to energy emitted, energy absorbed is equal to energy emitted, क्योंकि ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो जितना एब्जॉर्ब करेगा उतना इमिट भी करना चाहिए। एब्जॉर्ब था ए क्यू और ये था ए इंटू ई, ए कैंसिल हो गया, आपको मिल गया E बाई ए इज इक्वल टू क्यू, इक्वेशन नंबर 4। बट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 and 4 E बाई ए विच इज़ Q, लेकिन इक्वेशन 3 से Q क्या था, E भी था। तो ये हो गया आपका मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ किरचॉफ्स लॉ। लेकिन आगे जाके अगर आपको A इज इक्वल टू E प्रूव करना है तो वो भी कर सकते हो। कैसे? E बाई ई बी इज इक्वल टू A, बट अगेन E by EB is small e coefficient of emission, therefore E is equal to A, hence proved। तो हम लोगों ने ऐसा किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन प्रूव कर दिया, बहुत सिंपल था, राइट। तो बाकी जो आपके इस चैप्टर के 2 टॉपिक बचे हुए हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं कवर करवा लूँगा एंड देन विल गो फॉर न्यूमेरिकल्स।